बदली है, क्षेत्र में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जनता के साथ इतने दिनों में जुड़ाव कहां तक पहुंचा है। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपके जो भी प्रश्न हैं, आदरणीय श्रवण जी चौधरी जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी है वो जवाब देंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी संबंधित प्रश्न है तो पार्टी के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। पिछले 15-20 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को श्रवण जी चौधरी की व्यक्तिगत छवि का और इनका जो पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव रहा है, उनका पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है और पार्टी को ऐसी कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। नए व्यक्ति होते हुए भी हमें इनका परिचय प्रस्तुत करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही। जनता आसानी से जान रही है और आसानी से जुड़ भी रही है। ऐसे में चुनाव का जो अभियान है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया और पिछले 15-16 दिनों में हम फतेहपुर शेखावाटी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक भारतीय जनता पार्टी का विजन और पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार का कुशासन, भ्रष्टाचार और विधायक की जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में तानाशाही रही, उनके विरोध में स्वर बुलंद करने में हम कामयाब रहे हैं, जिस पर जनता ने अपने समर्थन की मोहर भी लगाई है, जिसके विश्वास के आधार पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विधानसभा चुनाव की ये जंग, विधानसभा चुनाव हम भारी बहुमत के साथ और विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में भारी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्रवण जी चौधरी ये चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। सबको नमस्कार। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मेरे बंधुओं को यथायोग्य वंदन, सादर प्रणाम। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी जन्मभूमि का कहते हैं एक कर्ज उतारने का एक सौभाग्य दिया और मुझे फतेहपुर से भाजपा की टिकट के रूप में उम्मीदवार बनाया गया। मैं पिछले करीब 1-1.25 महीने से यहाँ इस फील्ड लगा हुआ हूँ और मैंने जो बातें कुछ यहाँ देखी कि यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा है, मतलब है कोई धनी दोरी नहीं है, कोई मालिक नहीं है और राम भरोसे खेती हो रही है। और ये चीज़ दर्द के साथ मैं यहाँ अगले 5 साल में उस दर्द को मिटाने का, दर्द को कम करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। मैं मेरी प्रेस वार्ता में जाऊँ उसके पहले मैं कल का 2 नवंबर का न्योता देता हूँ सभी साथियों को कि 2 नवंबर कल सुबह 10:15 बजे फतेहपुर में पंचायत समिति के सामने सूर्य मंडल के यहाँ ग्राउंड है, सूर्य मंडल बोलते हैं उसको लोग, वहाँ सभी मेरे सादर आमंत्रित हैं। मेरे सारे अपने भाजपा कार्यकर्ता, मेरे अपने व्यक्तिगत, मेरे वेल विशर जहाँ भी कहीं रह रहे हैं, क्योंकि विदेशों से कुछ फोन आ रहे हैं कि श्रवण जी या श्रवण हम आपके आना चाहते नामांकन में। कुछ लोग आ भी गए हैं, कल रात को विदेशों से भी लोग आए जो फतेहपुर के बाहर रहते हैं। तो मेरा सबसे पहला तो मेरे सारे अपनों को निमंत्रण है और आप प्रेस के साथियों को भी कल का निमंत्रण है कि सबको 10:15 बजे सूर्य मंडल में पहुंचना है। कल नामांकन किया जाएगा, नामांकन रैली रहेगी, तो दोस्तों आप सब उसमें पधारें। उसके बाद पिछले 20-25 दिन में मैं इस फील्ड में नया था, हो सकता है अनजाने में, जानबूझ के तो खैर कोई आदमी गलती नहीं करता, अनजाने में कहीं हो सकता है किसी साथी को मेरी किसी बात से आहत हुआ तो मैं उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा एक ही मकसद है अब लाइफ का, मैं लाइफ को जीता हूँ मकसद के साथ। मैंने लाइफ के 2 मकसद पूरे किए हैं। पहला मकसद मेरी पढ़ाई था, दूसरा मकसद इंस्टीट्यूट था, तीसरा मकसद मेरा सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, सामाजिक लाइफ है। यहाँ मैं एक ही बात के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ लोगों के साथ रह सकूँ, उनकी बातों को समझ सकूँ। और निश्चित रूप से फील्ड नया है तो नए फील्ड में एक बार आपको थोड़ा सा जोर भी आता है, पर लेकिन ये भी सत्य है कि 93 के बाद यहाँ कमल नहीं खिला है। कारण क्या रहा, मैं गणित का आदमी, 2 4 ही होते हैं, घुमा के बात कैसे भी कर लो। वो कमल खिलाने का जिम्मा जो पार्टी के बड़े अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने, बड़े गार्जियंस ने मुझे दिया है, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा विश्वास के मुझ पर किया है। तो मैं हर उस व्यक्ति से जो भाजपा की जीत चाहता है, जो भाजपा को जिताना चाहता है, वो कमल को मत करे, कमल को वोट दे ताकि फतेहपुर में भाजपा आ सके। और मेरा एक ही सपना है, फतेहपुर को शिक्षा नगरी बनाया जाए। बहुत प्रैक्टिकल बात है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये तो सरकार बीजेपी की बनने वाली है, व्यवस्था तो होनी है। ये तो यदि बीजेपी में मेरे किसी भी साथी को, अन्य किसी साथी को टिकट मिलता तो शायद वो भी उसी काम को उतने प्यार से करते। लेकिन मैं शिक्षा जुड़ा आप तो इन चीज़ों के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको शिक्षा का मिलेगा। फतेहपुर की जनता को
मेरे जगह भाजपा किसी भी साथी को टिकट देती तो वो सारे काम तो वो भी करवाते जो मैं कराऊंगा, वो सरकार के विजन। लेकिन एक शिक्षा का विजन जो मेरा है और फतेहपुर को शिक्षा नगरी बनाना है, उसमें मैं सरकार का सहयोग भी लूंगा। और मैं उस माटी में पैदा हुआ, उस माटी में रहता हूँ साहब, जहाँ देश आज़ादी से पहले यहाँ स्कूलें कॉलेज बन चुके हैं। उनसे निवेदन करेंगे, प्रेयर करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको आपने भाषा में कहा थोड़ी बहुत आप जयराम जी कर भैया थारी जन्मभूमि जब मन पार्टी भेजो है जन्मभूमि की बात कर तो बाने जन्मभूमि की बात कर बाकी अगली जो पीढ़ा ही पड़पोता हो गया, सेठा का छोड़ गया ठाउबा का, उन सबको लाया जाएगा। दूसरा मेरा रहेगा कि यहाँ जो क्राइम है तो फतेहपुर में क्राइम अलग तरह का है, यहाँ क्राइम नहीं है, यहाँ आपसी झगड़े हैं, उसको मैं क्राइम नहीं बोलता। पुलिस केस दर्ज तो है पर आपसी झगड़ों के हैं। तो मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के पास 2 बच्चे लड़के आते हैं तो दोनों को सॉरी बुला के गले मिला के वापस क्लास में भेज देता है। शिक्षक कभी नहीं कहता कि तू एक और मार, वो एक कोने में कहेगा कि तू एक मार मत तेरे सागे हूँ। तो यहाँ यदि ऐसी बात भी आई तो मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि भाई दोनों भाई साथ रह के आगे बढ़ें। बाकी हमारा शहर बहुत कूल है, नाजी की धरती है, यहाँ अलबेले लोग रहते हैं। अक्सर लोग यहाँ कोर्ट की सोच के लोग होते हैं, रात को भजन नाच के 2 भजन गा लिए, अपने मस्ती में हो गए। अलग तरह का एक लाइफ है यहाँ। मेरे सीकर साथी के मेरे पास आते हैं, मैंने कहा था सीकर एक मार्केट है, ये हमारा कस्बा है, ये शेखावाटी है। हम चाहे फागो उत्सव हो, चाहे हमारा नाजी के भजन हो, उनके साथ एक जिंदगी के लोग हम लोग हैं। तो हमारा मकसद रहेगा सबको प्यार से रखा जाए। और एक बहुत स्पष्ट कहता हूँ, ये चुनाव जात से, धर्म से, पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर शिक्षा नगरी फतेहपुर वोट करें। एजुकेशन सबको चाहिए, एजुकेशन किसी जात की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, शिक्षा का अधिकार सबको है। पर मैंने तो 30 साल सब पढ़ाया साहब, मेरे पास कोई बच्चा है तो ना मैंने जात पूछी ना धर्म पूछा, उसका मेरा धर्म पढ़ाना था। तो मैं जो काम 30 साल करके आया वो एक दिन में छोड़ नहीं सकता। तो आप सबसे निवेदन है, लाइव सुनने वालों को, मीडिया के साथियों को, कि हम सब लोग मिलकर, आज हो सकता है मैं एक पार्टी का उम्मीदवार हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, चुनाव होगा 25 को, 3 को रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम सभी लोग इस समाज रहने हैं, आप और हम सब मिलके, मैं तो मीडिया से चाहता हूँ हम सब मिलके। तो दोस्तों कोटा को शिक्षा नगरी बनाने में वहाँ के मीडिया का बड़ा रोल रहा था, शुरू में बहुत अच्छा रोल था। सीकर को बनाने में भी हम आभारी मीडिया ने खूब कोऑपरेट किया, हमें हमारी बातों को रखा, हमारे अच्छे को रखा। और कोई छोटी मोटी हमसे गलती भी हुई तो उन्होंने इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर किया कि इस एक गलती से पूरे शहर का नुकसान हो सकता है। पूरे शहर, आज आप जानते हो सीकर की जो आर्थिक कंडीशन है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, वो करीब करीब शिक्षा पे टिकी हुई है। वही कार्यक्रम हम लोग फतेहपुर में करेंगे। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलके फतेहपुर बनाए, तो ये मेरा विजन है। यहाँ के पुराने सेठ साहब को वापस जोड़ना, शिक्षा की बात करना, और बाकी यहाँ जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सीवरेज वगैरह हैं, उनको लेकर थोड़ी सी लोगों बड़ी नाराजगी है, उन पे बैठ के बात की जाए। बारिश का पानी हमारे शहर का, मैं तो जन्म रहा जनाओ देख लो 36 पानी भी है भरे, हमारे गाँव बस जाती तब दिक्कत हुई। मेरा ननियाल यहीं है गोयनका मंदिर के पास। तो हम देखते आए वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार दोनों मिलकर पूरा करें। और मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं उस पार्टी का एक अदना सा एक कार्यकर्ता हूं कि मैं दोनों स्टेट और सेंटर दोनों पार्टियों के लिए मैं उनसे एक बजट लेके आऊँगा। दूसरा जो इस लाइव सुन रहे हैं, वोट की वैल्यू समझाऊँ, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। मोदी जी को पूरा देश लाइक करता है। एक एमपी का चुनाव होता है जो सीधा होता है प्रधानमंत्री के लिए। हम कई बार क्या करते हैं, एमपी के वोट में साहब कहते हैं साहब एमपी के वोट में तो मोदी जी को वोट देना है, बट एमएलए के वोट में कई बार छोटी बात कर जाते हैं। वो ये बात भूलते हैं, अरे भाई एमपी का वोट तो प्रधानमंत्री को केवल एक जगह मजबूत करता है, एमएलए का वोट तो हमारे प्रधानमंत्री को 2 जगह मजबूत करता है। ये बात दिमाग में क्यों नहीं आती? आप एक एमएलए बनाते हो तो वो विधानसभा में आपका बहुमत दे रहा है, और मालिक लोकसभा के साथ जो राज्यसभा बनती है वहां तो एमएलए का वोट काउंट आता है। इसलिए एमएलए का वोट ज्यादा कीमती है, हमें इस सोच से उभरना पड़ेगा। एमपी का वोट कीमती है, पर तो एक एमपी एक बार वोट डालेगा भाई। एमएलए का वोट हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब को, हमारी भाजपा को 2 जगह मजबूत करेंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में करेंगे, विधानसभा में करेंगे। इसमें तो आप लोगों को इस वोट को भी वैसे सोच के देना है जैसा हम लोकसभा वोट देते हैं। मोदी जी के वीडियो आपको देख रहे हैं, उनके सारे पोस्ट आप देखते हो, साफ कहते हैं कि हमारा निशान, हमारा उम्मीदवार कमल का निशान है। तो कमल के ऊपर बटन दबाना है, और कमल के बटन के अलावा इधर उधर दाएं बाएं जो भी कोई वोट पड़ रहा है वो सीधा सीधा, अप्रत्यक्ष नहीं, सीधा सीधा भाजपा की रास्ते की बाधा है, भाजपा के रास्ते खड़े हैं। तो जो भाजपा को प्यार करते हैं उन सब से निवेदन मेरा यही है कि वो कमल पे बटन दबाएं और कमल पे बटन दबाएं। मेरी बात एक बार यहाँ रोकता हूँ, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ लें, उसके बाद मेरी बात। आपका एक बयान, आओ तो वेलकम, जाओ तो बिल्कुल
दूसरा एक सरोज जी का भी वायरल हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके इस तरह के स्टेटमेंट चुनावी माहौल के अंदर पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इसका जवाब हमारे ओम जी दे देंगे प्रवक्ता के रूप में। आपसे मान रहे हम सब। आपसे सम्मान देने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से वो मेरा भाव ऐसा नहीं था उसमें कि ये भाव जरूर था। ये चलो मैं इसका उत्तर देता हूं। दुनिया में सबसे अच्छा झूठ कौन बोलती है? माँ बोलती है। कैसे? पूरे वीडियो सुनना। दुनिया में सबसे अच्छा झूठ माँ बोलती है। हमारी माँ तो बोलती थी, अब आपको माँ कैसे? बिल्कुल साहब, हम शाम को खेल के आते थे ना, तो थोड़े से अजीब से होते थे, मिट्टी मिट्टी हो जाते, तो पास दूर खड़ी हो कहती आजा आजा आजा, मारूंगी नहीं, लेकिन वो पास आने के बाद थोड़ी सी पिटाई करके खाना भी नहीं खिलाऊंगी और मारूंगी भी नहीं, तो थोड़ी सी पिटाई भी करती थी पर खाना भी खिलाती थी। हो सकता है मेरा बयान जो है भावुकता में हो सकता है, यदि किसी को ठेस लगी हो तो मैं उसको सॉरी बोलता हूँ। मेरा भाव ये था कि ना भाई, जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे सब साथी मेरे परिवार के खड़े हो चुके 90%। कुछ साथी हो सकता है, मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, तो किसी भी साथी को इसमें ठेस लगी है तो भाजपा परिवार के हर व्यक्ति का इसमें हर व्यक्ति स्वागत है। और एक एग्जाम्पल और भी देता हूँ इसमें, दूसरा भी एक झूठ का एक, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो झूठ होती है, मतलब उसके बाद भी वो अर्थ बहुत प्यारा होता है। एक बच्चे की पहली माँ खत्म हो गई, उसके पिता ने दूध शादी कर ली, तो पिता ने उस बच्चे से पूछा माँ अच्छी कौन सी है, तो उसने कहा मेरी ये वाली माँ झूठ नहीं बोलती है, पहले की माँ झूठ बोलती थी, मतलब जो जन्म दिया वो झूठ बोलती थी, ये झूठ नहीं बोलती। पिता को बड़ा अजीब लगा, यार तो तेरी स्टेम मदर है, ये सच बोल रही है, वो झूठ। पिता ने कहा समझा कैसे? बोले मेरी वो जो माँ थी ना, मैं जब छोटा था तो खेल खाल के आता था ना, तो मुझे कहती कल खेलने गया तो खाना नहीं दूंगी, फिर भी खाना वो रोज देती थी। बट ये माँ जिस तरह कहती है खाना नहीं दूंगी, उस दिन खाना नहीं देती है। तो भाजपा हमारी पहली माँ है। हो सकता है कई बार ये बोल दे कि खाना नहीं दे, पर वो खाना भी देगी। सभी का स्वागत है पार्टी में। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, ना तो श्रवण का चुनाव है, चुनाव भाजपा का है, भाजपा कार्यकर्ता का है, जीतती है तो फतेह भाजपा है, और किसी कारणवश नेगेटिव भी रिजल्ट है तो भाजपा का है। इसलिए भाजपा का हर व्यक्ति भाजपा के साथ रहे, और पूर्ण उम्मीद पूर्ण विश्वास है अगले 2-4 दिन में हमारे सारे परिवार के साथी बिल्कुल इसी प्रेस वार्ता में कंधे, बहुत लोग बैठे हैं, हमारे सब लोग बैठे हैं मेरे साथ देख रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और बाकी लोग जुड़ेंगे। और फिर भी किसी साथी को मेरी इस बात से ठेस पहुंची तो बिल्कुल मैं सॉरी बोलता, क्षमा बढ़ने को चाहिए। गलती करना मानव प्रवृत्ति हो जाता है, लेकिन गलती के बाद स्वीकार नहीं करना मानव प्रवृत्ति नहीं है। मैं स्वीकारता हूँ उसको। हो सकता है मैं भावुक सा व्यक्ति हूँ, टीचर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं परेशान हो गया हो किसी बात को लेके, तो मैं सॉरी बोलता हूँ उसको। 2008 के बाद का आपने चुनावी गणित बताया। हाँ, मैं आपको पूरा इक्वेशन फिर बताता हूँ। इक्वेशन वही की हुई है, कांग्रेस क्यों जीती, बीजेपी की टूट के कारण, बीजेपी की विद्रोही उम्मीदवार के कारण कांग्रेस जीते। इस बार भी इक्वेशन वही है, तो फिर आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे पास मार्क्स लेंगे, कैसे सफलता प्राप्त करेंगे, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं डैमेज समीकरण तो वही है, तो पहले 1998 से चलती आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका जवाब आप हमारे ओम जी देंगे। पहले दिल्ली में राज नहीं था, अभी दिल्ली में राज है। 2008 की परिस्थितियों में कांग्रेस का केंद्र में राज था, अभी भाजपा का राज है, और उस अनुकूलता का लाभ हमें पूरा मिलेगा, हमें विश्वास है। तब हमारे पास मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उस परिस्थिति का लाभ हमें मिलेगा, ये तय है। एक सवाल आपसे ही करूँ, आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए हैं जी, परंतु दौरान मनाओ में नरेंद्र चौधरी को जब टिकट दी तो आपकी फेसबुक पर वायरल हो रहे हैं कि इसका विरोध करो, ये करो, काफी आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे डैमेज कर रहे हैं, यहाँ डैमेज कंट्रोल करें। ये अगर तथ्य आपके पास मौजूद है तो मैं तुरंत माफी मांगूंगा। आप केवल सुनी सुनाई बात कर रहे हैं तो बात अलग। दिखा दूंगा प्रेस के कॉन्फ्रेंस के बाद। दिखा देंगे, नहीं दिखाना ही है और उसको भी लाइव कराना ही है। बिल्कुल। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, और अगर मुझे यहाँ पार्टी ने भेजा है, निश्चित रूप से नरेंद्र जी से मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनका विरोध कर रहा हूं या उनको हराने की बात कर रहा हूं, ये बात सरासर गलत है। आप चाहे तो मैं सोशल मीडिया अकाउंट करा देता हूं, बाद में बता दूंगा। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरे पे नहीं होगी, कोई मेरा यूज कर रहा है नाम करके, कोई तो हो सकता है, मेरे पे नहीं हो सकता है। ये मान में बुरे होती हैं, चुनाव में भावुकता हो जाता है। भाव देखो, गांव में कहावत है, लड़ने ने जहाँ माँ के जाए भाई की कई बार 2 माँ हो जाए, कई घंटा के लिए 15-20 मिनट के लिए, तो हो सकता है। परिवार है
परिवार है। आपने भी कहा 2 परिवार है, हम पुलिस के पास भी कोई झगड़ा जाता हाँ। है तो ऐसी कोई क्राइम यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के जो 2, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन आपके जो 2 भाई निकल के बात करते हैं, मधुसूदन भिंडा की जो बात करते हैं जेजेपी से जुड़े, लेकिन आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही उधर है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि पार्टी के भले ही वोट ज्यादा हो लेकिन आपकी पार्टी 3 जगह वोट रही है, इसको लेकर अभी चुनाव 25 तारीख को भाई, चुनाव के भी 20-22 दिन बाकी हैं। सब लोग अब तो फॉर्म नहीं भरेगा ना, फॉर्म भरने पर कैसे कह सकते हो? फॉर्म भरने से पहले कह सकते हो? देखो इसमें भी सिंपल बताऊं, कई बार क्या होता है कि घर का आदमी रूठता है तो रूठना अधिकार की पहली शर्त होती है, पहला लक्षण होता है रूठना अधिकार है, वहीं रूठेगा। आप रूठेगा कब? जब अधिकार होगा। आप अनजान से रूठते हो। मैं फिर से आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सब लोग साथ होंगे, साथ काफी लोग हो चुके हैं और फतेहपुर के भले के लिए सब में सद्बुद्धि नाची देंगे, हम सब साथ होंगे। ये चुनाव आपने कहा 8 और 23 फर्क क्या है? 8 का चुनाव मुझे नहीं पता क्या मुद्दे थे, 23 का चुनाव का मुद्दा है फतेहपुर शिक्षा नगरी कैसे बनाया जाए। इसलिए पूरा यूथ हर चीज से ऊपर आके वोट करेगा भाजपा को। उसको दिखाई देगा कि एक शिक्षक, एक श्रवण नाम का शिक्षक जो सीकर में एक सिस्टम करके आया है, वो हो सकता है मैं राजनीति में थोड़ा पीछे जाऊं, लेकिन फतेहपुर में शिक्षा में कोई भी सिस्टम खड़ा करने में, माफी चाहता हूं, अधिकतम 6 महीने में पूरा सेटअप खड़ा किया जा आपके सकता जो प्रतिद्वंदी विधायक हाकम अली खान कहते हैं हाँ। कि उन्होंने अगर शिक्षा दी है, बिल्कुल माना है तो शिक्षा भी दी, लेकिन हाँ। उन्होंने शिक्षा के बदले बिजनेस किया है आपने। बात ये भी उन्होंने ये भी कहा है कि हमने 1 कॉलेज मांगी थी फतेहपुर ने, हमने 2 कॉलेज दिए, हमने स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है। और बड़ी बात है। कॉलेज कहाँ चलती है आपकी? वो तो सेठों की देन है, बिल्डिंग सेठ ने बनाई, सरकार ने क्या दे दिया भाई जी? स्टाफ का है। स्टाफ तो छोड़ो, बिल्डिंग का वो तो सेठ जी ने बढ़ाई है। वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं समान सेठों करूंगा, ये तो पहले कह रहा हूँ मैं। कर्मोन्नत की बात करो, कर्मोन्नत की बात करो। स्कूल कागज में नहीं होती है, वहां पूरा साइंस खोल दी। यदि साइंस खोल के आप स्टाफ में भेजते हो ना, तो आप बच्चे का बुरा कर रहे हो, गलती और फंस गया। रोसावा मान लो गांव है, आपने साइंस खोल दी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टीचर नहीं है, तो फिर कोई बच्चा रुक गया रोसावा बेचारा, तो उसके साथ न्याय कर दिया आपने। अच्छा स्कूल नहीं होती तो और तो कहीं पढ़ता है बेचारा। पूरा स्टाफ, पूरी लेब, पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, तो कागजों में यदि आप है तो फिर तो इसका तो फिर तो शिक्षा नगरी में आप क्या डेवलप करोगे? है आप शिक्षा नगरी में क्या डेवलप करोगे? मैं शिक्षा नगरी में कॉम्पिटिशंस के माहौल को क्रिएट करूंगा। स्कूलें बहुत चल रही हैं पहले से यहाँ, क्योंकि स्कूल के बाद शुरू होती है शिक्षा, देखा जाए तो कॉम्पिटिशन की। हम उस पर मैं वैसे करूंगा जैसे सूरतगढ़ में एक भाटिया आश्रम है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। भाटिया आश्रम के फॉर्मेट पे मैं फतेहपुर काम करूंगा, जहाँ एक व्यक्ति है जो 100-200 रुपए लेते हैं और ग्रुप बना के बच्चों के साथ काम करते हैं। आपको पता होगा करीब 15 से 20%, डेटा आगे पीछे हो सकता है, RS वो बंदा अकेला कवर कराता है। भाटिया आश्रम के पैटर्न पे फतेहपुर में उस तरह का डेवलपमेंट किया जाए। स्कूल तो वो है, स्कूल तो हमारे बहुत अच्छे मित्र काम कर रहे हैं यहाँ पर। कल मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए विधायक हाकम ने दावा किया कि वो 22,000 वोटर चले देंगे। सर मैं ईश्वर नहीं हूँ, वो भगवान है, वो अनाउंसमेंट कर सकते, मैं इंसान हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार में पानी निकासी की हो, कॉलेज हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी में बेहतर। तो ठीक है, फिर पानी निकासी आपकी बढ़िया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। यदि आपका पानी बाहर निकल रहा है, यदि फतेहपुर का बारिश के पानी निकासी हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बता दो मुझे क्या दिक्कत? आप तो पूरा फतेहपुर इस बात का गवाह है कि वार्ड नंबर 50 और 51 में जब सीवरेज का मल मूत्र गंदा कूड़ा करकट लोगों के रसोई तक आ गया, घरों में घुस गया और लोगों का जीवन नरक जहन्नुम बन गया, ऐसे में 100-125 लोग इकट्ठे होके और नगर परिषद में ज्ञापन देने के लिए आए थे। लेकिन विधायक की तानाशाही का आलम यह था कि उनको यह भी नागवार गुजरा कि आखिर ये लोग नगर परिषद तक शिकायत लेके कैसे पहुंच गए। और विधायक ने उन 100-125 लोगों में से 4 दलितों का चयन किया और 4 दलितों पे राज कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो जिस फतेहपुर में हालात ये हों कि जहां पे आंसू नीम चढ़े, खून पड़ा काला, कानों में लाख जड़ी, जीभ पर छाला और फिर कहते हैं हंसो, और अगर शिकायत कर दी तो कानूनी मुकदमे में फंसो। नगर परिषद में 4 दलितों पे जो मुकदमा करवाया गया है वो विधायक की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर कि हम काम नहीं करेंगे और काम नहीं करने की अगर शिकायत दर्ज करवाई जाएगी तो आप पे मुकदमा करवा के आपकी जुबान बंद कर दी जाएगी। हम इसी फतेहपुर में जो लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के मुकदमे उजागर करता है तो उसको नारकोटिक्स के मुकदमों में फंसा के जेल में डाला जाता है। अगर कोई कार्यकर्ता लोकतंत्र में इस तानाशाही का विरोध करता है तो उन पे मुकदमा किया जाता है। अगर किसी के घर में घुस के अपराधी उसको पीट रहे हैं और वो FIR करवाने थाने में जाता है तो थाने में भी विधायक से अप्रूवल लेना जरूरी है कि आपकी शिकायत पे विधायक की स्वीकृति है या नहीं। विधायक जी
दोनों पक्षों में से एक को मुलजिम बनाते हैं, एक को मुस्तगिस बनाते हैं, दोनों के वोट लेते हैं, एक को कार्रवाई करवाने का आश्वासन देते हैं, एक को कार्रवाई रोकने का आश्वासन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रत्याशी को लेके आई है जो शिक्षक है और वो अपने उसी सिद्धांत पे काम करेगा कि अगर उसके पास 2 बच्चे लड़के आ गए तो वो दोनों को समझाएगा और एक को डॉक्टर बनाएगा, एक को इंजीनियर बनाएगा। भाजपा ने आपको एक प्रवक्ता बनाया है, क्या रहेगा? भाजपा ने मुझे प्रवक्ता बनाया और मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी का पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम लाभ कैसे पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के लाभ के साथ जनता तक वो लाभ कैसे पहुंचे और मैं उनकी जुबान कैसे बन सकूं, इस बात पे मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप वकील है, दलित समाज का उदयमान चेहरा है, जो आपने 4 दलितों को मुकदमे करने की बात की। जब मुकदमे दर्ज हुए तो न तो कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति आया, न राजनीतिक व्यक्ति कोई सामने आया उनके हितों की रक्षा के लिए, संघर्ष करने के लिए। आप चुनाव के समय आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम इसी डर को खत्म करना चाहते हैं कि 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया और कोई उनकी आवाज उठाने तक को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उन 4 लोगों को सजा इसी बात की मिली थी कि उन्होंने आवाज उठाई। आप क्यों डर गए? आपने उनके संघर्ष को आवाज क्यों नहीं दी? आप मुखर क्यों नहीं हुए? मैं 12 दिन तक लगातार नगर परिषद के सामने धरने पे रहा। हमारे नगर भाई, परिषद जब आपकी सरकार नहीं है सभापति तो आप धरना ही दे सकते हैं ना, लोकतंत्र है, बात लोकतंत्र है। तो इसीलिए हम इसीलिए कह रहे हैं ना, इसी के लिए कह रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाएंगे तो हमें इस तरह की ना घटना घटेंगी और ना फिर धरने की जरूरत है। जब आपके पास आपका पावर रहेगा, पावर मतलब राज का जो एक पावर से मतलब है कि अधिकार आपके पास रहेगा, पावर से गलत हो सकता है, तो वो निश्चित बात ऐसा अहित होगा नहीं किसी का। और भाजपा में आपको देख रहे हैं कि आप फतेहपुर में क्या महसूस कर रहे हैं। जब से टिकट मुझे पार्टी ने दिया है, आप अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, एक नई परंपरा स्टार्ट हो रही है। महिपाल महिला जो आरएलपी के प्रवक्ता रहे हैं, जो आपके साथ आप जानते हो मीडिया के साथ जो टॉक शो में आए, स्टेट लेवल के चैनल आप सब लोग है, तो उस आदमी का हमारे साथ जुड़ना, रिटायर्ड एसपी केसरी जी का हमारे साथ जुड़ना और बाकायदा जयपुर से उनका सम्मान के साथ, तो कहीं ना कहीं अब एक नया करवट, नया सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो हमारे पुराने गार्जियंस, हमारे पुराने कार्यकर्ता, और जब तक परिवार में नए लोग नहीं जुड़ेंगे, क्या वो पार्टी के रूठे कार्यकर्ता, वो रूठे कार्यकर्ता, वो जब तक क्या वो भी जल्द जुड़ेंगे? जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, आंकड़ा बता सकते हैं आप? सब जुड़ा हुआ है। कल विधायक महोदय ने यह कहा कि श्रवण, मैं तो आपके बीच 24 घंटे रहता हूँ, श्रवण ये वापस चले जाएंगे, तो चीकर चलेगा। 25 तारीख को ये चीकर चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है। एक मिनट, 24 घंटे का सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे मैं आपसे चाहता हूँ। बिल्कुल साहब, मैं बताऊँ, मैं सीकर रहता हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो मैं यही रहूंगा ना, मेरा सीकर भी घर है, इसको मैं नहीं निकाल सकता। और 24 घंटे 365 दिन आदमी फिजिकली कोई कह नहीं सकता। जमाना आजकल इतना मजबूत है मीडिया का, तो कम्युनिकेशन का, कि आदमी जहाँ जरूरत पड़ती है काम तो सारे आपको काम होता है, हरी है, बीमारी है, और तो आजकल तो आप टेलीफोन से भी काम होते हैं। जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे पहुंच सकते हैं। एक आदमी बीमार हो गया, हॉस्पिटल गया, वो काम फोन से भी हो सकता है। आपके मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो काम किसी फोन पे समझ हो सकती है। और फतेह बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, वहाँ पहुंचा भी जा सकता है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप जिनका कोई मतलब नहीं है ना, ये कोई तुक नहीं। उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवक हूँ और श्रवण जी है वो समाज सेवी, बिजनेसमैन है। अच्छा, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो आप ये बता दो, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं ना, और आप में से बहुत से लोग खड़े हैं, वो अपने लाइव वर्ड सुन लें कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ा, जो हमारी फीस थी, उसमें हर व्यक्ति का कहीं ना कैसे, बाकी तो भाई साहब जो मुझे आप 100 रुपये दोगे तो 90 रुपये स्टाफ में बांटने हैं, स्टाफ भी लाना होगा, उसको नोट्स भी देने, पेपर देने। लेकिन फिर भी हमने कोटा में जो खर्चा 4 लाख का था, वो खर्चा हमने 1.5 लाख में सीकर में कर दिया। 2.5 लाख रुपये प्रत्यक्ष बच रहे हैं आपके। अब ये तो बुद्धि चाहिए ना समझने के लिए, इसमें दिमाग चाहिए। इसके लिए आप आज सीकर हम नहीं होते ना, तो आपके बच्चे कोटा जाते, ये खर्चा कोटा में 4 लाख होता, वही हमें 1.5 लाख में खर्चा, तो 2.5 लाख रुपए आपके हमने अप्रत्यक्ष बचा दिए। दूसरा, फतेहपुर आपका बच्चा जाता है, आप मतलब जो भी हमारे, तो लगता है मेरा शहर है। कोटा आप जाओगे तो बच्चा वहाँ प्राय सब अपने आप फील करता है। भावनात्मक बहुत जरूरी है। एक अनजान व्यक्ति अगर खाना खाएं, एक जानकार खाना खाएं, भावनाओं को बड़ा फर्क पड़ता है। ये हमने फतेहपुर किया है। और दूसरी बात, विधायक जी कह रहे हैं, तो उनके परिवार के बच्चे पढ़े हुए हैं, उनसे पूछ लो परिवार के बच्चे पढ़े थे तब वो मुझे। आप एजुकेशन से जुड़े हुए आदमी है, युवाओं में अभी जो पढ़ने वाले सबसे बड़ी समस्या है कि टूट ही तो आत्महत्या करें, वो ऐसी घटनाएं सीकर में बढ़ रही। तो एजुकेशन के नाम पे आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, इस पे हम लोगों ने बहुत, इसका तो मैं टीम मेंबर हूँ, राजस्थान की कमेटी बनी है, मैं कोचिंग के बिहाफ पे
मैं एक प्रतिनिधि हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय से हमने सबने कोचिंग वालों से एक बात की थी, हम गए भी थे। मैं एक उसके जिम्मेदार एक व्यक्ति हूँ और इस पे सीकर में ये घटनाएं बहुत 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 कम है। पिछले 30 साल हो गए इंडस्ट्री को आए हुए, नगण्य के बराबर। बाकी तो नो डाउट है समाज में डिप्रेशन भी है, स्वीकारते हैं, प्रेशर भी है, इसको रिलीज करेंगे, इसमें हम ठीक सा काम कर लेते हैं। सर कल की सभा में कौन बड़े नेता आ रहे हैं आपके नामांकन? कल की नामांकन से राठौड़ साहब आ रहे हैं और हमारे अवनेश बैरसी जी आ रहे हैं, बबीता फोगाट जो हरियाणा के बीजेपी हैं पहलवान, फिर वो मेरे पारिवारिक मेंबर हैं, तो उनको मैंने कहा आप भी आओ एक बार, तो वो एक अपना सेलिब्रिटी है अपने आप में। इसके अलावा हमारे गौतम वर्मा जी आ रहे हैं और बाकी कल क्या है कि करीब 70 बीजेपी के हमारे साथी फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सभी मेहमानों का राज्य सारण आ रहे हैं। इसके अलावा ओमदास जी महाराज से हम निवेदन किया, वो भी आशीर्वाद देने के लिए, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे बीच आएंगे। और इसके अलावा हम 2-4 साथियों से हमारी बात और चल रही है। सुभाष जी भाई साहब बात वो खुद फॉर्म भर रहे हो, तो कह रहे हैं श्रवण में आऊँगा जरूर, पर खुद फॉर्म भर रहे हैं। तो जैसे हमारे MP साहब आएंगे, हमारे नरेंद्र जी भी हमारे बीच आ रहे हैं, बाकी 2-4 साल बात और चल रही है। तो सभी बाकी जिन साथियों से हमने अपील की थी, उनका क्या 70 जगह फॉर्म भरना है, तो थोड़ा सा अब हेलीकॉप्टर जाए तो टेक्निकल, तो चुनाव की वोटिंग से पहले करीब अच्छे मतलब अपने इस फील्ड में जो बड़े नॉन चेहरे वो सभी लोग आएंगे, अपील करेंगे वोट फॉर बीजेपी के लिए। कोई केंद्र से भी इसमें अर्जुन जी बेगवाल साहब निवेदन किया था, लेकिन उनका खुद का बीकानेर है, तो बीकानेर कल फॉर्म भर कल 70 ये मुहूर्त अपना होता ना, तो कल वो 70 लोगों की मुहूर्त 70 संख्या में लगभग जो मेरे पास आई, तो काफी लोग फॉर्म भर रहे हैं। बनने के अलावा उसके बाद आएंगे, बिल्कुल तो आएंगे वो तो पार्टी की, वो तो स्टार प्रचारक कौन होंगे, तो आएंगे पार्टी में ज़्यादा चिंतित पार्टी है, क्योंकि पार्टी को पता है 30 साल बाद हमारी संभावना बनी जीतने की, और ये 22,000 की आप जीत जो बता रहे हो, तो ये इस बात को याद रखेंगे। आज की प्रेस वार्ता में 3 तारीख को अपन ऐसे मीडिया बैठेंगे, दोबारा बात करेंगे। तो सर एक और पूछना चाहेंगे, जैसे कांग्रेस और JJP दोनों में घोषणा हो चुकी है कि अगर जीत के आते हैं तो राज्य में हिस्सेदारी होगी। डोटासरा जी ने वहाँ गरिंडा में कहा और दुष्यंत जी ने कहा था यहाँ, तो क्या आप भी करेंगे? पिछले 30 साल फतेहपुर से कोई भाई मैं इतना जानता हूँ कि यदि आप मुझे जिता के भेजते हो, तो मैं माँ शारदे का इतना आशीर्वाद है कि मैं फतेहपुर की आवाज़ को मेरी सरकार में बहुत ढंग से रखूँगा। सरकार का हिस्सा में मतलब मेरे सरकार का एक विधायक के रूप हिस्सा में रहूँगा, और मैं आपकी मंत्री वगैरह के लिए वो सर मेरी औकात नहीं है सर। मैं ये तब सब ये पार्टी और मेरे भाग्य के हाथ में है, ये तो मैं आपने ज्वाइन की तब बातचीत नहीं की? सर ऐसा है कि मैंने ना तो कुछ आज तक मैंने मांगा है, मुझे तो मिला बिना मांगे मिला है। नहीं, दोनों पार्टियों ने घोषणा कर दी तब। बड़े लोग हैं, मैं बड़े लोगों की तुलना अपने आप से नहीं कर सकता। बड़े लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो राजा है हमारे अंक। प्रेस की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। कल सबको पधारना भैया ना।